जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप सभी को पता है दोस्तों कि हम अपना एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और उस प्रैक्टिस सेट में हम अपने 18 प्रैक्टिस सेट बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस प्रैक्टिस सेट में 19वां जो हमारा सेट है उसको हम करेंगे और वो ही हमारे जो लास्ट पैटर्न था 30 क्वेश्चन हमारे जीके के होंगे और 10 क्वेश्चन हमारे साइंस के होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लेने हैं जो भी आप लोगों को यहाँ पर नहीं आता है। और गाइज, चैनल का नाम आप सभी को पता है, ज्ञान रिसर्च सेंटर चैनल का नाम हो जाता है और आप सभी को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हर वीडियो के। आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी वीडियो का या अदरवाइज़ कुछ भी चीज़ें जो यहाँ पर घटती रहती है उनकी सबका मैं अपडेट यहाँ पे करता रहता हूँ टेलीग्राम पर। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है हमने जो पर्सनल चीज़ों को शेयर करते हैं जिसमें, तो आप दोनों से यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए जिनका लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के अपनी सेट को शुरू कर लेते हैं। और भाई वीडियो को ना शेयर ज़रूर कर दिया करो यार, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको पता है इतनी सारी बुक्स है जीके की मेरे पास, उनमें से सब में से मैं एनटीपीसी के क्वेश्चन छांट के तब आपके सामने लेके आता हूँ। छांटने पड़ते हैं क्वेश्चन बाकायदा। ठीक है, लेकिन है रेलवे की, लेकिन उनमें देखना पड़ता है कौन सा एनटीपीसी का है कौन सा एनटीपीसी का है। ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं तब जाके यहाँ पर एक वीडियो बन पाती है। ठीक है, तो चलेगा गाइस, शुरू कर लेते हैं अपने यहाँ पर वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये हो जाता है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है ना। पटाखा जो है वो किस देश की मुद्रा है? सर लाओस की है, मैक्सिको की है, मकाऊ की है, फिर पनामा की है। तो पटाखा तो आपको पता होगा ना किसकी है। यस सर, बिल्कुल, पटाखा जो है मकाऊ की है। ठीक, पटाखा मकाऊ की मुद्रा हो जाती है। अच्छा, कुछ अन्य देशों की मुद्रा यहाँ पर देख लीजिए हम, जैसे लाओस की हो जाती है हमारी लाओटियन किप हो जाती है लाओस की। मैक्सिको की पेसो हो जाती है, आप सभी को पता होगा मैक्सिको की पेसो है। पनामा की बालबोआ है। पनामा की क्या है सर? बालबोआ। पनामा की क्या है सर? बालबोआ है। ठीक है, अल्बानिया की लेक हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए, अल्बानिया की लेक हो जाती है। ठीक है, डेनमार्क की सर क्रोन मुद्रा हो जाती है, डेनमार्क की क्रोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेनमार्क की क्रोन हो जाती है। फिलीपींस की पेसो हो जाती है, ध्यान रखिएगा, जैसे मैक्सिको की पेसो है वैसे फिलीपींस की भी पेसो हो जाती है। अल्जीरिया की है दिनार। ठीक है, अल्जीरिया की दिनार हो जाती है। आर्मेनिया की हो जाती है सर ड्राम। अजरबैजान की है मनात। ठीक है, और बांग्लादेश की टका। इंडोनेशिया की इंडोनेशियाई रुपया और क्रोएशिया की कुनो। तो ये कुछ मैंने आपको मुद्राएं बताई हैं, ये आपको यहाँ पे याद रख लेनी, लिख लो आप इनको एक पेपर पे और यहाँ पे इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी वाला सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा नंबर 2 हो जाता है, माचू पिच्चू में इंका खंडर किस देश में स्थित है? माचू पिच्चू के जो इंका खंडर है वो किस देश में स्थित है? माचू पिच्चू पेरू में है सर, ग्वाटेमाला में है, मैक्सिको में है या फिर ग्रीस में है? तो माचू पिच्चू की बात करेंगे सर, वो कहाँ पर है हमारे सर? पेरू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ध्यान रखिएगा, माचू पिच्चू इसे इनकास का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। ठीक है, इनकास का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है क्योंकि 1500 के दशक में इंका पर विजय प्राप्त करने के बाद स्पेनिशियों ने इस शहर की खोज कभी नहीं की थी। ठीक है, 1911 में अमेरिकी खोजकर्ता हिराम बिंघम द्वारा पुनः इसको खोजा गया था, ध्यान रखना। ठीक है, 1500 में इसके ऊपर आक्रमण हुआ था, विजय भी प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके बाद ये फिर खो गया था। 1911 में इसको दोबारा से खोजा गया। इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया। तो देखिए, 1983 में इसको शामिल किया गया। तो आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आप मुझे ये बताएंगे कि सर 1983 में भारत में क्या क्या शामिल किया गया था। तो 3 चीज़ें उन भारत की जो है वो 1983 में शामिल की गई थी, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्वाटेमाला जो है सर, ग्वाटेमाला ऑप्शन बी में है। ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, ध्यान रखना, ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। मैक्सिको राजधानी है और मैक्सिको सिटी वहाँ पर उसकी मुद्रा हो जाती है। ठीक है, उसकी मुद्रा पेसो हो जाती है, पेसो, राजधानी उसकी मैक्सिको सिटी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ग्रीस की बात कर लेते हैं सर, ग्रीस जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ग्रीस के में क्या कह रहा है सर? ग्रीस पद्धति सभ्यता का उद्गम स्थल, इसकी राजधानी सर एथेंस हो जाती है। ठीक है, और मुद्रा है इसकी यूरो, ग्रीस की मुद्रा सर यूरो, और यूरोप की मुद्रा भी यूरो है, ध्यान रखना। और जनवरी 1999 में इसको अपनाया गया था। तो यहाँ से मैंने सब कुछ बारे में आपको बता दिया है। तो माचू पिच्चू जो है किस खंडर किस देश में स्थित है सर? ये मैक्सिको में
स्थित है, सॉरी पेरू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। और ग्रीस क्या है सर, ये बोलिए, पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल है ये। एथेंस इसकी राजधानी है। यूरो इसकी मुद्रा है, ध्यान रखना। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी हो जाती है और मुद्रा इसकी पेसो हो जाती है। ठीक है सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के चौथे महासचिव, जो हमारा यूएन है उसके चौथे महासचिव कर्ट वल्डहैम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे? ठीक है, तो कर्ट वल्डहैम की बात करेंगे हम। किस देश के थे सर ये? अर्जेंटीना, मेक्सिको, ऑस्ट्रिया, फिर स्पेन। तो देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, संयुक्त राष्ट्र से एनटीपीसी ने भर भर के क्वेश्चन पूछे। पिछले 3 वीडियो से यूएन के बारे में क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो नहीं आ रहा हो, आ जरूर रहा है। तो यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा यूएन को उसमें आपको पढ़ के जाना है, ध्यान रखना, पढ़ के जरूर जाना है। ठीक है, यूएन हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूएनडीपी हो गया, यूएनईपी हो गया, है ना, और यूनिसेफ है हमारा। ठीक है, सबके बारे में पढ़ के जाना है। अंकटाड हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, है ना, सबके बारे में पढ़ के जाना है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है, देखिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। तो जो हमारे जो संयुक्त राष्ट्र है उसके चौथे महासचिव थे सर कर्ट हैम, ये हमारे ऑस्ट्रिया के क्या थे, यहाँ पर क्या थे, राष्ट्रपति रह चुके थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। पीट्सबर्ग जो है ये कहाँ पर स्थित हो जाता है सर? जापान में है, जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है सर ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका में स्थित हो जाता है पीट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र जो है। तो ध्यान रखिएगा सर, इसको हम इस्पात उद्योग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से सर? ये हमारा इस्पात के नाम से भी हम इसको यहाँ पर जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इस्पात उद्योग के नाम से भी इसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़े लौह और इस्पात उद्योग के कारण जमशेदपुर को भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का पीट्सबर्ग किसको कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको सर? जमशेदपुर को। ठीक है, ओके। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर, एशिया में पहला और सबसे बड़े विनिर्माण संयंत्रों में से एक टाटा आयरन और स्टील कंपनी, टाटा आयरन और स्टील भी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 में की थी। 1907 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन हमारा हो जाता है 1997 में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए रोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो एनटीपीसी का क्वेश्चन है हमारा SJSRY का यहाँ पर रूप क्या हो जाता है, इसका पूर्ण रूप आपको बताना है। तो स्वर्ण जयंती सामाजिक रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती श्रमजीवी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती सरकारी रोजगार योजना या स्वर्ण जयंती सरकारी रोजगार योजना। तो इसका सही आंसर आपको बताना है मुझे, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाता है कि सर ये शुरू कब हुई थी? तो सर ये 1997 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ओके, तो क्यों सर? इसमें स्वरोजगार जो कार्यक्रम है उसके संबंध में इसको भारत सरकार ने लागू किया था। ठीक है सर, तो सर ये क्यों लागू हुई थी? तो सर ये लागू हुई थी ऑप्शन नंबर डी, इसकी फुल फॉर्म थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। क्या था सर? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। समझे आप लोग? ठीक है सर, तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये कह रहे हैं सर इसे शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए पहले की 3 योजनाओं अर्थात नेहरू रोजगार योजना, देखो पहले 3 रोजगार योजना चलती थी। पहली थी नेहरू रोजगार योजना, यानी कि जिसको बोलते हैं हम NRY। दूसरी थी सर यहाँ पे गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं UBSP, है ना, गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं UBSP। और प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PMIUPEP, है ना, को सम्मिलित करने के बाद, यानी कि इन तीनों को मिलाने के बाद, ठीक है, 1997 में लॉन्च किया गया था। यह योजना स्वयं रोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने या मजदूरी रोजगार के प्रावधान के माध्यम से शहरी बेरोजगारों और अल्प बेरोजगार गरीबों को लाभ यहाँ पर देती।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर SJSRI का रूप क्या हो जाता है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISDN एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है और मौजूदा एकल टेलीफोन लाइन पर आवाज़, डेटा और नियंत्रण सूचना प्रसारित कर सकती है। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो ISDN की बात करेंगे, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डाइवर्सिफाइड नेटवर्क, या फिर इंटरप्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो सही आंसर क्या होगा सर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझे तो दोस्तों? चलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे सर, ISDN फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, प्रोटोकॉल का एक सेट है जो हाई स्पीड पूरी तरह से डिजिटलीकृत टेलीफोन सेवा पर आधारित है। यह सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क प्रणाली है, लेकिन यह पैकेट स्विच नेटवर्क तक ही पहुंच प्रदान करता है और आवाज़ और डेटा के डिजिटल प्रसारण की अनुमति देता है। यह उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से एकीकृत डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ उसके बारे में याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। आपको पता है, देखो जो डाटा है ना हमारा, वो किसमें पैकेट के रूप में जाता है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो है वो किसके रूप में जाता है? पैकेट के रूप में जाता है। तो ये भी एक उसका टाइप है, पैकेट के रूप में ही डाटा को भेज देता है, बस थोड़ा डिजिटली करके। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है सर, चलिएगा, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, ब्रिक्स राष्ट्रों के समूह में एस का अर्थ क्या है ना? ब्रिक्स की आपने फुल फॉर्म पढ़ी होगी, BRICS। इसमें एस का मतलब क्या है? स्वीडन है, सूडान है, दक्षिण अफ्रीका है, या फिर सिंगापुर है? तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा उसको, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका सही से मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण अफ्रीका, तो ब्रिक्स में कौन शामिल है सर? दक्षिण अफ्रीका शामिल है, ना ही स्वीडन है, ना ही सूडान है, और ना ही सिंगापुर है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राज़ील, देखो मैं आपको बता देता हूँ आपको, BRICS, ठीक है, ये हो जाता है। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये इसमें हमारे 5 देश हो जाते हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड यहाँ पर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये हमारे इसका संचित हो जाता है। यह 2019 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक जनसंख्या का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24%। देखो अगर पूरी दुनिया में 100% जनसंख्या है तो उसमें से 41% जनसंख्या केवल ब्रिक्स में है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन और भारत में ही है, और चीन और भारत दोनों ब्रिक्स में शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें जनसंख्या कितनी है सर? जनसंख्या हमारी 41% है। ध्यान रखना, पॉपुलेशन कितनी है? 41%, तो इसकी पॉपुलेशन कवर करता है ये। दूसरा, अगर पूरी वर्ल्ड की GDP 100% है तो उसका GDP का 24% अकेले इन देशों के पास, 5 देशों के पास यहाँ पे हो जाता है। बहुत मायने रखती है चीज़ें ये गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए GDP के 24% यहाँ पर ये GDP रखते हैं। ठीक है, ब्रिक्स देश हुए हैं। और वैश्विक व्यापार का जो व्यापार है, सिर्फ 16% व्यापार में भागीदारी अपनी रखते हैं, 16%। ठीक, ओके। ब्रिक्स की जो शुरुआत थी गाइज वो 2001 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। 2001 में ब्रिक की शुरुआत हुई थी, ब्रिक BRIC है ना, BRIC ब्रिक जो है वो 2001 में बना था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जिसे जिम ओनिल अर्थशास्त्री ने गढ़ा था। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया है कि ब्रिक्स किसके दिमाग की उपज है, तो जिम ओनिल, किसके? जिम ओनिल। ठीक है, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को हुआ। देखिए बना 2001 को था ये, लेकिन इसका सम्मेलन 2009 को यहाँ पर हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? यंकितबर्ग, रूस के अंदर पहला संस्करण इसका हुआ था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल होता है। तो सर बना कब? 2001 में। पहली जो सभा हुई थी वो कब हुई थी इसकी? 16 जून 2009 को हुई थी यंकितबर्ग, रूस में, और दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था। ठीक है सर, चलिएगा। 41% जनसंख्या है इसमें, 24% GDP कवर करता है, और 16% ये व्यापार को कंट्रोल करता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति
नवाचार पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ATL प्रयोगशाला शुरू की है। ATL का पूर्ण रूप क्या है? ATL है ना, अटल टिंकरिंग लैब, अप्लाइड टेक्नो लैब, ऑल्टरनेट टेक्नो लैब, अटल टेक्नोलॉजी लैब। तो सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब, ध्यान रखिएगा। तो पूरे भारत के स्कूलों में अटल इनोवेशन मिशन द्वारा स्थापित की गई है ये। और लक्ष्य क्या है सर इसका? भारत में 10 लाख बच्चों को न्यूटेरिक इनोवेटर्स के रूप में तैयार करना, युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मक और कल्पना को बढ़ावा देना, कौशल डिजाइन, मानसिकता, कंप्यूटर सोच, अनुकूलन भौतिक और कंप्यूटिंग में आदि में इसको मतलब पूरी तरीके से जो बच्चे हैं उनको एकदम टेक्नोलॉजी से भर देना। ठीक है, किसी भी चीज़ में उनको पीछे ना छोड़ना, ATL का यही यहाँ पर मकसद है। और फुल फॉर्म हो जाती है इसकी अटल टिंकरिंग लैब। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 9 बताएंगे। JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूटिलिटी रूरल मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूटिलिटी रिन्यूएबल मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिजुनिवेशन मिशन। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। ध्यान रखिएगा सर, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन, देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, जैसे तो जवाहरलाल नेहरू है ही है ना, तो आपको यहाँ पर NUR का मतलब याद रखना है, सिर्फ NUR का। ठीक है, क्योंकि M से मिशन है और JN से जवाहरलाल नेहरू। तो N से क्या है सर यहाँ पर? नेशनल। N से क्या है? नेशनल। U से अर्बन और R से रिन्यूएबल। तो नेशनल अर्बन रिन्यूएबल, नेशनल अर्बन रिन्यूएबल, नेशनल अर्बन रिन्यूएबल, नेशनल अर्बन रिन्यूएबल। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे तो आपको फुल फॉर्म आराम से याद हो जाएगी, नेशनल अर्बन रिन्यूएबल। ठीक है, ओके। यह भारत सरकार द्वारा शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक व्यापक शहर आधुनिकीकरण योजना थी। इसका उद्देश्य चिन्हित शहरों में सुधारों को प्रोत्साहित करना और नियोजित विकास को तेज गति से आगे बढ़ाना। इसको लॉन्च 2005 में कर दिया था। 2005 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन यह बंद हो चुकी है। 2014 में इसको बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया है। देखो, बंद नहीं करा, इसका नाम चेंज कर दिया। नाम क्या है? JNNUR का नाम बदल करके अटल मिशन फॉर रिजुनिवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत कर दिया गया। अमृत, AMRUT है ना। तो A से फॉर हमारा क्या हो जाता है? अटल, M से मिशन, तो मिशन तो सेम ही है। तो R से रिजुनिवेशन हो जाता है, रिजुविनेशन है ना, रिजुविनेशन हमारा R से हो जाता है, और RU से हमारा अर्बन हो जाता है ना, रिजुविनेशन अर्बन। दो चीज़ याद रखनी है आपको यहाँ पर, रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, कर दिया गया था। फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे फिर से जून 2015 में लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, 2005 में शुरू होती है ये, 2014 में इसको बंद कर दिया, फिर नाम बदल के 2015 में फिर शुरू कर दिया। ठीक है सर, ओके। अगला क्वेश्चन है सर, प्रधानमंत्री दिशा कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? डेवलपमेंट, इंटीरियर, शिक्षा, हेल्प एंड असिस्टेंट, डिजिटल साक्षरता अभियान, डिस्टेंस ह्यूमन एसोसिएशन, डिस्टेंट इंटीग्रेटेड सोशल ह्यूमैनिटेरियन एसोसिएशन। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, डिजिटल साक्षरता अभियान, डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा का रूप यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, DI से दिशा हो जाता है, और दिशा डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, चलिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था सर? इसको 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को, प्रति परिवार एक व्यक्ति, देखना 6 करोड़ परिवारों में से एक व्यक्ति को पकड़ेंगे ये, और उसको डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि वे कंप्यूटर डिजिटल उपकरणों को संचालित करने में सक्षम हो सकें। इस योजना में लाभार्थी की आयु सीमा 14 से 60 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट, संक्षेप में UPU का पूर्ण रूप क्या है जो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है? यूनिवर्सल प्लेन यूनियन, यूनिवर्सल पेड यूनियन, यूनिवर्सल प्राइवेट यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसका यहाँ पर मतलब हो जाता है UPU का। ये इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन से संबंधित यहाँ पे हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, 1874 में इसको बनाया गया था। सदस्य देशों के बीच पोस्टल पॉलिसी के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है ये। इसका मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड के अंदर हो जाता है। तो UPU का मुख्यालय कहाँ पर है सर? ये
बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर हो जाता है। और इसका मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय भाई जापान में है। न्यायालय का देखो, जो विश्वविद्यालय है उसका मुख्यालय जापान में है और जो न्यायालय है उसका मुख्यालय हेग में है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IPAB का गठन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2003 में किया था। IPAB का पूर्ण रूप क्या है? देख रहे हो आप, इस वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है गाइस जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चन NTPC में पूछे जा चुके हैं। आपको अवगत करा रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चन से। अब देखना, मैं ये मत सोचना कि बहुत भारी भारी क्वेश्चन लेके आऊँ, भाई मैं लेके नहीं आया हूँ, ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो IPAB का गठन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने में 2003 में किया गया था। IPAB का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो सर इसके फुल फॉर्म हो जाती इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलिएट बोर्ड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलिएट बोर्ड इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलिएट बोर्ड। समझ में आई बात आपको? ठीक है सर, तो देखिएगा सर यहाँ पे इसको बस इतना ही रहने दो क्योंकि ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। 2003 में यहाँ पर गठन इसका किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। NCSCM संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। NCM का पूर्ण रूप क्या है? NCM का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, अंतरिक्ष संग्रहालय की राष्ट्रीय परिषद, सैटेलाइट संग्रहालय की राष्ट्रीय परिषद, सामाजिक संग्रहालय की राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय की परिषद। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1978 को होती है। NCSM की स्थापना 1978 को यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है कब होती है सर? 1978 को इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, ओके, ये रहा हमारा। ठीक, देखो इसका मुख्यालय कोलकाता में हो जाता है। मुख्यालय कहाँ पर है सर इसका? कोलकाता में हो जाता है। और प्रथम विज्ञान संग्रहालय बिरला औद्योगिक और प्रौद्योगिक संग्रहालय 2 मई 1959 में कोलकाता में ये खोला गया था। ठीक है, कोलकाता में स्थित भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1814 एशियाटिक सोसाइटी की देखरेख में की गई थी। ठीक है सर, चलिए तो NCSM की फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक, नेक्स्ट, NASSCOM का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो NA से तो नेशनल है ही हमारा, N से तो नेशनल है ही, ध्यान रखना है आपको ये चीज़। तो इसके फुल फॉर्म क्या है सर? इसके फुल फॉर्म हो जाती है, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेशनल एजेंसीज ऑफ सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेशनल एजेंसीज ऑफ सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज। ठीक है, ये इसके फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाती है। तो आपको यहाँ पर देखो N से तो आपको नेशनल याद रखना है, A से एजेंसी याद रखना है, लेकिन SS से याद रखना है सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और सॉफ्टवेयर। देखो सर्विसेज पहले आएगा और सॉफ्टवेयर बाद में आएगा। ठीक है, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर और कंपनीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ पर ध्यान रखना, तो हमारा बी ऑप्शन पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, संबंधित समरूपों के लिए इनकरेक्ट पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करें। तो CDAC क्या है सर? उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र है। CHOGM क्या है सर? सरकार के मंत्रियों के राष्ट्रमंडल प्रमुख हैं। CITES क्या है सर? लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है। और CCI क्या है सर? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। तो गलत कौन सा है इसमें से? ठीक है, इनकरेक्ट आपको यहाँ पर बताना है, तो कौन सा यहाँ पर गलत हो जाता है? तो बी वाला यहाँ पर मेरा सही गलत हो जाता है। आपको पता है भारत में CDAC जितने भी हमारे सुपर कंप्यूटर बनते हैं वो सब CDAC बनाता है। ठीक है, बेंगलोर में इसका मुख्यालय हो जाता है, ध्यान रखना। तो CDAC क्या करता है सर? ये उन्नत किस्म के कंप्यूटर को बनाने में सक्षम है CDAC। दूसरा जो CITES है, सिटी साइट्स बोलते हैं इनको, साइट्स, ये लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यहाँ पर ये होती है CITES में। और CCI क्या है सर? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हमारा CCI यहाँ पे हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं सर CHOGM का। इसका पूर्ण रूप होता है सर कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, है ना। कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इसके पूर्ण रूप होता है। यह सभी राष्ट्रमंडल देशों के सरकारी नेताओं की एक द्विवार्षिक सम्मेलन बैठक है। ये हर 2 साल में होती है। और राष्ट्रमंडल में 54 देश हैं,
हर सब वो मिलते हैं और इसके 2 साल में एक बार मिल करके बैठक करते हैं। प्रथम CHOGM 1971 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। पहला 1971 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। सीडैक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। इसकी स्थापना 1988 में होती है और इसका मुख्यालय पुणे में है। गाइस यहाँ पर सॉरी चाहूँगा, यहाँ पर मैंने बेंगलोर बता दिया, ठीक है, बेंगलोर में नहीं है, पुणे में है इसका मुख्यालय। सीडैक का मुख्यालय कहाँ पर है सर? पुणे में हो जाता है, ध्यान रखना। और CCI की स्थापना जो होती है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं भीम का पूर्ण रूप क्या है ना, BHIM, भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भीम का पूर्ण रूप क्या है ये आपको मुझे बताना है। भीम इंटरफेस फॉर मोबाइल, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम इंटरफेस फॉर मोबाइल, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो सही आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। चलिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा 2016 में शुरू किया गया था ये। तो भीम को कब शुरू करा गया था? 2016 में, याद रखना है, ठीक है, 2016 में शुरू किया गया था। यह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI की फुल फॉर्म भी याद रखना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और NPCI की क्या है सर? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये NPCI की, भीम की, UPI की, तीनों की आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह UPI ID, QR कोड और पिन की मदद से UPI पर किसी भी बैंक में खाते से सीधे भुगतान की अनुमति देता है, ठीक है सर जी, ओके। अगला देखेंगे सर, IBEF द्वारा स्थापित इंडिया लाउंड मेक इन इंडिया कार्यक्रम से प्रेरित था। IBE का पूर्ण रूप क्या है? IBEF का पूर्ण रूप यहाँ पे क्या हो जाता है ये आपको मुझे बताना है। तो सर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, है ना। तो IBEF का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इसकी ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और 2003 में इसे भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था 2003 में, ठीक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो मेक इन इंडिया आपको पता है ना, मेक इन इंडिया, ठीक है, 2014 में लॉन्च हुआ था। वो जैसे मोदी सरकार आई थी तभी उन्होंने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया था। इंडिया लाउंड, यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम से प्रेरित होकर कैफे श्नाइडर के निकट और बाह्य स्थापित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान रखिएगा, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है। तो NDRP का NRDWP, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है। 2009 में जो है वो इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। कब सर? 2009 में इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखने का। और इसका उद्देश्य वही गाँवों में अच्छे से यहाँ पर खाना पीने के लिए साफ़ पानी उपलब्ध करवाना, इसका उद्देश्य यहाँ पर हो जाता है। और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। चलिए देखते हैं सर, हैदराबाद के HITEC सिटी के रूप में जाना जाता है। हैदराबाद को HITEC हाईटेक, है ना, के रूप में जाना जाता है। हाईटेक का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप आपको बताना है मुझे, हाईटेक का। तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, ठीक है। हैदराबाद को किस रूप में जाना जाता है सर? H4 तो हैदराबाद है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, है ना, कंसल्टेंसी के रूप में इसको जाना जाता है। और HITEC हाईटेक सिटी का उद्घाटन 22 नवंबर 1998 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में इसकी स्थापना होती है। और किसने किया था सर? हमारे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी स्थापना की थी 1998 को। नोएडा, नोएडा की फुल फॉर्म क्या होती है सर? देखिए, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ध्यान रखिएगा, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसके फुल फॉर्म होती है किसकी सर? नोएडा की, ठीक है, ओके। भारत के उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित एक शहर है ये नोएडा। और इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1976 को होती है। किसकी सर? नोएडा की। 1976 को नोएडा शहर की स्थापना होती है। अन्य पूर्ण रूप की बात करते हैं सर, IRCTC के पूर्ण रूप क्या होती है सर? भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पर शायद हमारी जो फुल फॉर्म्स है वो ख़त्म होती हैं। अब यहाँ से हमारी कुछ अलग चीज़ें शुरू होती हैं, स्टैटिक जीके शुरू हो जाता है। देखिए,
मंदिर स्थापत्य की शैली जो लोकप्रिय हुई हैं नागर शैली में, उनका नाम बताओ। यानी कि जो नागर शैली में मंदिर बने हैं वो भारत के किस दिशा में बने हैं, पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में या फिर पश्चिमी भारत में। तो शैली तो आपको याद होंगी, ऊपर होती है नागर शैली यानी कि उत्तर भारत में, नीचे होती है द्रविड़ शैली और बीच में होती है हमारी बेसर शैली। ठीक है, तो ये हमारी उत्तर भारत की बहुत ज़्यादा फेमस शैली हो जाती है जिसको नागर शैली के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि हमारे उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पश्चिम, है ना, पश्चिम बंगाल, इनमें सब में अलग टाइप से मंदिर बनते हैं, लेकिन दक्षिण में अलग टाइप से मंदिर आपको बने हुए मिलते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत में पूरे मंदिर का निर्माण पत्थर के चबूतरे पर किया जाता है जिसमें ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। एक और अनूठी विशेषता यह है कि इसमें आम तौर पर विस्तृत सीमा, दीवारें या प्रवेश द्वार नहीं होते। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे टावर के ठीक नीचे स्थित होता है। शिखर पर आमलक या कलश स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का कंदरिया महादेव का मंदिर और सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है। ठीक है, ये उदाहरण के लिए उन्होंने बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सर, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर डैश के शासक ढंगदेव द्वारा लगभग 999 CE में कराया गया था। वो कौन सा राजवंश था? ठीक है, जिसने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था, कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर नहीं, कंदरिया महादेव का मंदिर, तो वो चंदेल शासकों ने बनाया था। ठीक है, राजवंश, ऑप्शन नंबर बी। तो कंदरिया महादेव का मंदिर, ऑप्शन नंबर सी हमारा बी, चंदेल शासकों ने बनाया था। ठीक है, अच्छा, चंदेल शासकों के संस्थापक बता सकते हो क्या आप मुझे? बिल्कुल सर, नन्नुक। कौन थे? नन्नुक जो थे यहाँ पर चंदेल शासकों के क्या थे यहाँ पर, वो हो जाते हैं इनके संस्थापक। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर जिसका अर्थ है गुफा का महान देवता, इसका अर्थ गुफा का महान देवता, भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में पाए जाने वाले मध्ययुगीन मंदिर समूह में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर है। यह 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हो चुका है। ध्यान रखिएगा, 1986 में इसको शामिल कर चुके हैं हम कंदरिया महादेव के मंदिर को यूनेस्को के अंदर। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित मंदिर है, जैसे लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन ने बनवाया था, है ना, लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन ने बनवाया था, ध्यान रखना है। और विश्वनाथ मंदिर धंगा ने बनवाया था। पार्श्वनाथ मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ चंदेल शासकों के द्वारा ही है। राष्ट्रकूट की बात करते हैं सर। राष्ट्रकूट में एलोरा की गुफा और कैलाश मंदिर तो बहुत फेमस है, तो आपको पता ही होगा, है ना। और एलिफेंटा की गुफाएं जो भगवान शिव को समर्पित हैं। ठीक है, नवलिंग मंदिर ये भी इन्होंने राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। तो राष्ट्रकूटों को क्या याद रखना है सर? एलोरा की गुफाएं, ठीक है, और यहाँ पर एलिफेंटा की गुफाएं और कैलाश मंदिर ये इन्होंने बनवाया था। और नवलिंग मंदिर भी राष्ट्रकूटों ने ही बनवाया था। चालुक्यों की बात करते हैं सर। चालुक्यों ने यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विरूपाक्ष मंदिर चालुक्यों ने बनवाया था। दुर्गा मंदिर भी चालुक्यों ने बनवाया था। लेडी खान मंदिर भी इन्होंने ही बनवाया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नवकलेश्वर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीकरण किया गया जाता है। नवकलेश्वर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है ना। तो गाइज आपको पता होगा, जैसे ही यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का नाम आता है ना, तो आपको एकदम से उड़ीसा जाना है, पूरी उड़ीसा। ठीक है, यही ध्यान रखिएगा। तो नवकलेश्वर का आयोजन पहली बार 1575 ईस्वी में यदुवंशी भोई राजा रामचंद्र देव द्वारा किया गया था। यह पुरी में जगन्नाथ के प्रतीकात्मक निधन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है सर? गुजरात में हो जाता है, याद रखना है। अगला, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, ये हम लगभग मध्यकालीन भारत में आ चुके हैं, है ना। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अब ध्यान रखना, देखो इतिहास में से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे ये आपको देखना। आपको देखना ना, मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया था, चंदेल शासकों से, है ना, राष्ट्रकूटों से ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अभी ये हमारा कहाँ से आ जाता है? बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब से, हुमायूं, इल्तुतमिश, शेर शाह सूरी, इनसे जाता है। ठीक है, तो औरंगजेब ने जो लाहौर में बादशाही मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था, औरंगजेब। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। बादशाही मस्जिद का निर्माण 1671 से 1673 के बीच हुआ था। यह 1673 से 1986 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। ठीक है, तो ध्यान रखना 1671 में इसका निर्माण होता है। मस्जिद का निर्माण मराठा राजा शिवाजी के खिलाफ दक्षिण भारत में, देख रहे हो आप, हमारा क्या दुर्भाग्य है कि हमारे जो इनको हम बहुत
ज़्यादा मानते हैं शिवाजी, उनके खिलाफ इसने मस्जिद बनवाई। ठीक है, नालायक तो ये था ही। मस्जिद इसने बनवाई और बनवाने के बाद क्या करता है ये, और किसके खिलाफ, शिवाजी के खिलाफ इसने मस्जिद बनाई थी, है ना। और हम उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हो आप, हमको पढ़ रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बता दो कि जो मराठा हमारे शिवाजी हुए हैं, है ना, संभाजी, उन्होंने क्या कुछ बनवाया है? उन्होंने बहुत कुछ बनवाया होगा, लेकिन आपको पता है, आज तक याद करा होगा आपने कि हमने उन्होंने क्या बनवाया था? हमें याद ही नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है गाइस कि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होना चाहिए, और हम उनके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता जिनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, दक्षिण भारत में इसने बनवाई थी मंदिर औरंगजेब ने, और यहाँ पर याद रखिए, इसको याद करा जाता है कि हाँ, हमने शिवाजी के खिलाफ भी दक्षिण भारत में एक सैन्य अभियान किया था। हुमायूं मस्जिद आगरा के कच्छूपुरा गांव में यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। और चेरामन जुमा मस्जिद भारत की पहली मस्जिद जो केरल में स्थित है। भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? जो हमारी चेरामन जुमा मस्जिद थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो औरंगजेब सही आंसर है। बादशाही मस्जिद का निर्माण लाहौर में इसने करवाया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? सोनू जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? भगवान अजितनाथ को, भगवान ऋषभदेव को, भगवान महावीर को, भगवान चंद्रप्रभा को। तो ये किसको समर्पित हो जाता है सर? ये हमारा ऑप्शन नंबर है, भगवान ऋषभदेव को समर्पित हो जाता है। बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो सोनी जी की जो नसिया मंदिर है भगवान ऋषभदेव को समर्पित हो जाता है। अगला देखिए, केरल में तालीपरम्बा के पास उस शिव मंदिर का नाम बताएं जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशिष्ट विशेषता एक ध्वज वाहक की अनुपस्थिति है। बताओ, ऐसा भी कोई मंदिर है जहां पर क्या होता है, महिलाओं को रात 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति मिलती है, दिन में प्रवेश वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो तालीपरम्बा, ठीक, केरल में स्थित है ये मंदिर। तो कौन सा मंदिर है सर? वो है हमारा राजराजेश्वर मंदिर। बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है ये, राजराजेश्वर मंदिर। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। राजा राज चोल प्रथम द्वारा निर्मित इसको करवाया गया था, और स्थित कहाँ पर है? तंजावुर में ये स्थान इसमें मतलब है, तमिलनाडु में, तंजावुर तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। गोकर्ण, जो हमारा गोकर्णनाथेश्वर मंदिर है, ये स्थान हमारा मैंगलोर में है, कर्नाटक में स्थित है। गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ पर है सर? कर्नाटक में हो जाता है। और मल्लिकार्जुन मंदिर श्रीशैलम में हो जाता है। ठीक है, और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में हमें कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मिलती हैं? कार्ला कर्नाटक में, बिहार में, महाराष्ट्र में, या फिर हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो कार्ला जो नामक जो हमारी बौद्ध गुफाएं हैं वो कहाँ मिलती हैं हमें? ठीक है, वो कहाँ मिलती हैं? ध्यान रखना, सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन है पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में मिलती हैं। कार्ला गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक हैं। कार्ला के महान चैत्य भारत का सबसे बड़ा रॉक कट चैत्य स्थल है। भारत के प्रसिद्ध गुफाएं हैं, जैसे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हो जाती हैं, और उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं भी उड़ीसा में हो जाती है। अमरनाथ की गुफाएं जम्मू और कश्मीर में हैं। बाघ गुफाएं और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हो जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। स्मारकों के किस समूह में विट्ठल मंदिर है ना? क्या है सर? विट्ठल मंदिर है। ठीक है, ठीक है, तो विट्ठल मंदिर हमारा ध्यान रखिएगा। तो स्मारकों के किस समूह में विट्ठल मंदिर है? खजुराहो स्मारकों का समूह, हम्पी के स्मारकों का समूह, पट्टाडकली के स्मारकों का समूह, या महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम्पी के स्मारकों का समूह है, उसको हम क्या बोलते हैं? विट्ठल मंदिर ये समूह में शामिल हो जाता है। ठीक है सर, हम्पी के स्मारकों का निर्माण विजयनगर राजवंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का ने करवाया था। ठीक है, विट्ठल मंदिर को श्री विजया विट्ठल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी मध्य कर्नाटक के पूर्वी भाग में तुंगभद्रा नदी के तट पर ये स्थित है, और हम्पी में स्मारकों का समूह इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में 1986 में शामिल कर चुके हैं हम। तो हम्पी को ध्यान रखना, ये 1986 में शामिल हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश, खजुराहो कहाँ पर सर? मध्य प्रदेश में हो जाता है। और पट्टडकल में स्मारकों का समूह कर्नाटक में हो जाता है, और महाबलीपुरम का तमिलनाडु में हो जाता है। ठीक है सर, चलिए
नेक्स्ट देखिए, सूफ़ी फ़कीर शेख फरीदून गज शंकर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? फ़कीर शेख फरीदून गज शंकर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारी पाकपटन पाकिस्तान में स्थित हो जाती है। ठीक है, पाकपटन पाकिस्तान में ये स्थित हो जाती है। अजमेर शरीफ की दरगाह कहाँ पर है सर? बहुत फेमस है, अजमेर राजस्थान में हो जाती है। मोइनुद्दीन चिश्ती बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव के शासकों द्वारा कराया गया था? पल्लव राजवंश की बात करेंगे हम तो किसके द्वारा कराया गया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर बनाया गया था इनके द्वारा, लिंगराज, दिलवाड़ा, कांचीपुरम। तो पल्लव की बात कर रहे हैं, पल्लवों ने कांचीपुरम जो कैलाश मंदिर है वो इन्होंने बनाया था, पल्लवों ने। ठीक है, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और समर्पित है भगवान शिव को ये। और कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, ये गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। ठीक है, और इसके शासनकाल में 1205 में इसको बनाया गया था। और लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा यजाति प्रथम द्वारा इसको बनाया गया था। चलिए 30वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है ना? किस शहर में महाकालेश्वर मंदिर जो है वो ये स्थित है सर? वाराणसी, भुवनेश्वर, उज्जैन या फिर भोपाल? तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, बहुत फेमस है, सभी को आपको पता होगा, उज्जैन में ये स्थित हो जाता है। ठीक है, वर्तमान संरचना क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। देखिए उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित, आप सभी को पता होगा। इसका निर्माण 1734 में मराठा शासक रोनोजी शिंदे द्वारा कराया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, किसने सर? शिंदे द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अन्य ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं सर। देखो ये ज्योतिर्लिंग में से एक हो जाता है जो उज्जैन में स्थित है ना? तो जैसा सोमनाथ में एक हमारा ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ में है ना? मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है, ओंकार अमलेश्वर मध्य प्रदेश में है, केदारनाथ आपको पता है रुद्रप्रयाग में है, बहुत फेमस है ये, भीमाशंकर महाराष्ट्र में है, विश्वेश्वर उत्तर प्रदेश में है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, वैजनाथ महाराष्ट्र में है ना, और हमारा नागनाथ महाराष्ट्र में, रामेश्वर तमिलनाडु में, और ग्रहणेश्वर भी हमारा कहाँ पर है सर? ये महाराष्ट्र में हो जाता है। ठीक है सर, चलिए तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो अब देखो गाइज, हमारे जीके क्वेश्चन जो है वो 30 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन की देखो यहाँ पर बात कर लेंगे। टॉप 10 जो हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं साइंस के, ज्ञान रिसर्च सेंटर चैनल का नाम है, टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाना, PDF आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं साइंस का। क्वेश्चन कह रहा है, सोनार एक उपकरण है जो वस्तु की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है ना? सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। वो क्या है? भूमि पर करता है वो, अंतरिक्ष में करता है, फिर हवा में करता है, या फिर जल के नीचे करता है? तो सर जल के नीचे हम उसका यूज़ करते हैं जो सोनार होता है ना? दूरी मापने के लिए, दिशा बताने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। तो सोनार याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सर? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाती है। इसका उपयोग हम पनडुब्बियों, जहाज़ों और अन्य जहाज़ों द्वारा नेविगेट करने, वस्तुओं का पता लगाने और संचार करने, मछली खोजने, गहराई से ध्वनि निकालने, समुद्र तल की मैपिंग, डॉपलर नेविगेशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा समुद्र और उसके निवासियों का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ओके। ध्वनिक प्रोजेक्टर क्या है सर? इसको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। रडार के फुल फॉर्म याद रखिएगा, रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग। रडार की फुल फॉर्म क्या होती है सर? रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग जो है वो रेडियो के रडार की फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। जिस तरह से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है ना, उसे क्या कहा जाता है ना? आयाम, ध्वन, पिच या तरंग, उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसको हम कहते हैं पिच, है ना? तो हमारा माइंड कैसे समझता है? पिच के माध्यम से उसको समझता है। किसी ध्वनि की पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। स्रोत का कंपन जितना तेज होगा, आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी और पिच भी उतनी ही अधिक होगी। अलग अलग आकार और स्थितियों की वस्तुएं अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करके अलग अलग पिच की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। आयाम क्या होता है सर? तरंग की ऊंचाई की माप। जितनी तरंग ऊंचे ज़्यादा उठेगी उसको आयाम बोलते हैं। यह ध्वनियों की तीव्रता के अनुरूप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया था? तो गाइज ये आइजैक न्यूटन के द्वारा इसको दिया गया था। ठीक है, 1687 में गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सामने रखा। इसका उपयोग ग्रहों और चंद्रमाओं की देखी गई गति को समझाने के लिए किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जैसे बॉयल का नियम बॉयल ने दिया था, डॉपलर प्रभाव
डॉपलर ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, है ना। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था सर? आइंस्टीन ने दिया था। और हेनरी का नियम हेनरी ने दिया था। हुक का नियम हुक ने दिया था। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान से भिन्न होता है, यानी कि जी का जो मान है ना वो आर से ज़्यादा मतलब अलग होता है। एक छात्र डैश पर न्यूनतम जी का निरीक्षण कर देखेगा, यानी कि जी का मान कहाँ पर कम होगा? कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर, या फिर कहाँ? तो आपको पता होगा भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं जी का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के घूमने और द्रव्यमान के वितरण के कारण ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी के घूमने से एक अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है जो भूमध्य रेखा पर वस्तुओं को बाहर की ओर धकेलता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान समान रूप से वितरित नहीं है, अधिक द्रव्यमान कोर की ओर और कम द्रव्यमान सतह की ओर केंद्रित होता है। इसलिए ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगला जी का मान अधिकतम होता है, तो आपको पता होगा ध्रुवों पर होता है, हमने अभी भी देख लिया। जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है सर? ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होता है? तो आपको पता होगा कितना होता है सर? 1/6 गुना होता है ना, 6 गुना होता है वो। तो कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 60, ऑप्शन नंबर यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा कितना होगा? चंद्रमा पर 10 किलो होगा। गलत कर रहा है ये। ठीक है, क्योंकि 1/6 होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का। 1/6, 6 से 10 को काटेंगे, 6 को 10 आ जाएगा। डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना अधिक होता है। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना जी, वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से 10 गुना होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से 10 गुना होता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति या वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसका भार कम हो जाएगा। वेट द्रव्यमान, अरे सिट, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ ना भार पढ़ लिया। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ये ध्यान रखना आप। द्रव्यमान 60 किलो ही रहेगा, लेकिन भार जो हो जाएगा वो 1/10 हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने गलत बता दिया आपको। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, चाहे आप सूरज पर चले जाओ, चंद्रमा पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? है ना, 1870 में हुआ था, 1856 में हुआ था, 1876 में हुआ था, या फिर 1876 में हुआ था, 1886 में हुआ था? तो टेलीफोन का आविष्कार की बात करेंगे सर, ये हमारा 1876 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका यहाँ पर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? पवन चक्की पवन का की किस ऊर्जा का उपयोग करती है सर? तापीय ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का, जल विद्युत ऊर्जा का? तो जो पवन चक्की होती है सर वो गतिज ऊर्जा का यहाँ पर क्या करती है? यूज़ करती है किसी मतलब बिजली बनाने के लिए। ठीक है, पवन टरबाइन पवन चक्की की आधुनिक समकक्ष है जो हवा में मौजूद गतिज ऊर्जा को स्वच्छ नवीकरणीय बिजली में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए 9 क्वेश्चन है। अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अल्ट्रासाउंड ये उच्च आवर्ती तरंगे हैं, इनका उपयोग, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये क्या होती हैं साइज? ये उच्च आवर्ती तरंगे होती हैं, ध्यान रखना। और ये क्या करती हैं? अल्ट्रासाउंड के दोषपूर्ण स्थानों से वापस प्रतिबंधित इनको नहीं किया जा सकता। तो ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं सर। पहली अवश्रव्य तरंगे होती हैं जिनको हम 20 हर्ट्ज तक की आवृत्ति के नीचे की होती हैं, जिनको केवल हाथी और व्हेल सुन सकता है। दूसरा बात करते हैं सर, अगली हमारी आती हैं इंफ्रासोनिक, जिसको बोलते हैं, नहीं अवश्रव्य नहीं, दूसरी होती हैं अवश्रव्य होती हैं ध्वनि तरंगें। मनुष्य केवल वही ध्वनि सुन सकता है जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं, अरे इन्होंने दूसरी वाले का नाम नहीं दिया क्या? एक होती है अवश्रव्य, एक होती है पराश्रव्य। पराश्रव्य तो बहुत ज़्यादा होती है ना, जो 20,000 से भी ऊपर की होती हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, चमगादड़ रात में अच्छे से उड़ पाता है, वो उसी के कारण उड़ पाता है। दूसरे का उन्होंने नाम नहीं दिया है, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। इन्फ्रासोनिक होता है, एक अल्ट्रासोनिक होता है, और कौन सा होता है? इन्फ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। गाइस याद आएगा तो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, आपको पता है तो कमेंट में बताने का। ठीक है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है?
HW है यहाँ आपका होमवर्क, आपको मुझे इसका आंसर बताना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हो आए हो ना, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, और मैं पूरी उम्मीद देता हूँ कि आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, वीडियो को आप एंड तक देखो और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताया करो। ठीक है, इससे क्या होगा, इसके आपको ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।